Hello everyone. Today we will discuss about approach to fever. Okay. तो हैरिसन से मैंने ये सारे नोट्स बनाए हैं, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर फीवर का पेशेंट आपके क्लिनिक पर आता है तो आपका क्या अप्रोच रहेगा. ओके. तो फर्स्टली जो एएम टेम्परेचर रहता है वो नॉर्मली कितना होना चाहिए. मोर देन 37.2 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर हो जाए तो हम उसे फीवर कहेंगे. सिमिलरली पीएम का टेम्परेचर मोर देन 37.7 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाए तो उसे हम फीवर कहेंगे. तो ये प्रिसाइज डेफिनेशन की हमने बात करी. एएम का टेम्परेचर हम मेजर करते हैं 6 एएम यानी सुबह के 6 बजे, और पीएम का टेम्परेचर हम 4 बजे मेजर करते हैं दोपहर में. ये आइडियल टाइम की हमने बात करी. 37.7 में से अगर आप 37.2 माइनस करेंगे तो 0.5 डिग्री सेल्सियस का ये जो वेरिएशन आया है मॉर्निंग और इवनिंग में, इसे हम डाययूरेनल वेरिएशन या नॉर्मल सिरकाडियन वेरिएशन कहते हैं. ओके. तो ये हमने बात करी डेफिनेशन की. नाउ सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन इंट्रोडक्शन इज कि जब भी फीवर का पेशेंट आता है तो प्रिसाइज डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी नेसेसरी. यानी उसे हमें थर्मोमीटर से मेजर करना है फीवर का पेशेंट. वो इसलिए क्योंकि कई बार पेशेंट रॉन्गली इंटरप्रिटेट कर देते हैं फीवर को. फॉर एग्जाम्पल अगर उन्हें थकावट लग रही है या बॉडी एक हो रहा है तो भी वो इसे फीवर बोल सकते हैं. जैसे कि जो थोड़े इलिटरेट है या लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से हैं तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं और इसे भी फीवर कह सकते हैं, मेलेज और वीकनेस को. तो प्रिसाइज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फीवर इज वेरी नेसेसरी. और हम कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं उसे थर्मोमीटर से करते हैं. तो ये बेसिक है पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन इंट्रोडक्शन इज कि हमेशा आपको सेम साइट यूज करनी है फीवर को मेजर करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ओरल टेम्परेचर से उनका फीवर मेजर किया है तो आप बाद में जब उनका टेम्परेचर मेजर करेंगे तो भी आप ओरल से ही करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज कि बेस्ट साइट कौन सी है, तो वो रहती है ओरल टेम्परेचर. ठीक है. क्योंकि बेस्ट साइट जो रहती है वो अगर देखें प्रिसाइसली तो वो रहती है लोअर इसोफिजियल टेम्परेचर. क्योंकि ये हमें बॉडी का कोर टेम्परेचर बताता है. मतलब लोअर इसोफेगस का जो एरिया है वो बॉडी का कोर टेम्परेचर हमें बताता है. लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसोफेगस का टेम्परेचर मेजर करें. तो आइडियली हम कौन सा मेजर करते हैं, ओरल टेम्परेचर मेजर करते हैं. ओके. और जो रेक्टल टेम्परेचर रहता है वो 0.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू ओरल टेम्परेचर. इसीलिए मैंने कहा कि सेम साइट आप हमेशा यूज़ करेंगे जब भी आप टेम्परेचर मेजर करते हैं, क्योंकि बॉडी की अलग अलग साइट पर अलग अलग टेम्परेचर होता है. ओके. नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ फीवर. तो बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ता है, फीवर होता है. तो ये कोर टेम्परेचर बढ़ता कैसा है, हाइपोथैलेमस पूरा रेगुलेट करता है हीट कंजर्वेशन और हीट प्रोडक्शन वाला मैकेनिज्म, जिसके कारण कोर टेम्परेचर बढ़ता है. ठीक है. हीट को कंजर्व कर रहे हैं या हीट का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना. फीवर क्या है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन है तो टेम्परेचर राइज होगा और वो इन्फेक्शियस माइक्रोब्स है वो उनकी डेथ हो जाएगी और बॉडी नॉर्मल हो जाएंगी. सो दिस इज प्रोटेक्टिव इम्यून मैकेनिज्म फीवर. तो कैसे हो रहा है, मैकेनिज्म क्या है कोर टेम्परेचर बढ़ाने का, या तो क्यूटेनियस वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाए, यानी जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है स्किन के आसपास उसमें वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाए, है ना. तो हीट क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड वहाँ जाएगा ही नहीं, क्योंकि वेसल्स क्या हो रही है, नैरो हो रही है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है. सेकेंड की शिवरिंग हो जाए. शिवरिंग यानी कपकपाहट जो होती है, आपने देखा होगा फीवर के मरीज में शिवरिंग होती है. तो क्या होता है, मसल्स जो है वो शिवर करती है तो हीट का प्रोडक्शन होता है ना. थर्ड इज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. इसमें शिवरिंग तो नहीं होती लेकिन फिर भी हीट का प्रोडक्शन होता है. तो ये कैसा कहाँ होता है, लीवर में होता है. फोर्थ इज बिहेवियरल एडजस्टमेंट. यानी आपने देखा होगा कि फीवर के पेशेंट क्या करते हैं कि अपने ऊपर बहुत सारी क्लोथिंग डाल लेते हैं, तो ये हीट कंजर्वेशन इनसे होता है कि बाहर हीट नहीं जा रही है. तो ये हमने बात करा है कि कोर टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है. कोर टेम्परेचर कम अगर करना है 2 से 3 दिन बाद जब फीवर उसका सबसाइड होगा, क्योंकि जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था हमारा उसका काम हो गया है, इन्फेक्शन अब बॉडी में नहीं है, तो कोर टेम्परेचर नॉर्मल होगा, कम होगा.
तो वो कैसे होता है, वैसोडायलेशन और स्वेटिंग से। वैसोकंस्ट्रिक्शन से कोर टेम्परेचर बढ़ रहा था, वैसोडायलेशन से क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, स्वेटिंग से क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा क्योंकि एयर पास होगी वाटर के ऊपर, स्वेट इज वाटर राइट, तो कूलिंग इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि कई बार ऐसा होता है कि बॉडी में इन्फेक्शन तो है, क्योंकि इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमन कॉज फॉर फीवर, लेकिन उसको फीवर नहीं आ रहा है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, या तो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हो, जैसे कि ओल्ड हो या न्यूबॉर्न हो, ठीक है, या क्रोनिक रीनल फेलियर या क्रोनिक लीवर फेलियर, यानी उसकी बॉडी का प्रॉपर किडनी नहीं काम कर रही है, प्रॉपर लीवर नहीं काम कर रहा है, तो भी उसे फीवर नहीं आएगा, भले से बॉडी में इन्फेक्शन क्यों ना हो। स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, इम्यून कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, तो इतने अच्छे से हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है। तो ये हमने बात करी इन्फेक्शन विदाउट फीवर की। नॉर्मली क्या होता है, आपको पता होगा कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जब टेम्परेचर बढ़ता है तो 10 पल्स रेट बढ़ जाती है, 10 बीट्स पर मिनट पल्स रेट बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर नॉर्मल पल्स रेट की हम बात करें, वो रहती है आपके अराउंड 72 बीट्स पर मिनट, पर हम 70 लेके चलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्रॉपर बढ़ना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है कुछ कुछ कंडीशंस में, जिसे हम टेम्परेचर पल्स डिसोसिएशन कहते हैं। यानी टेम्परेचर पल्स जैसे उन्हें बढ़ना चाहिए था कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से 10 पल्स रेट बढ़नी चाहिए थी, वैसा नहीं हो रहा है, तो उसे हम टेम्परेचर पल्स डिसोसिएशन कहते हैं या फिर रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो ये हमें कुछ कुछ केसेस में मिलता है, जैसे कि टाइफॉइड में मिलता है, ब्रूसेलियोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस और ड्रग इंड्यूस फीवर में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनते हैं फीवर के। तो इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर कॉजिंग फीवर, सेकंड मैलिग्नेंसीज में भी फीवर आता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस में फीवर आता है, और हीट एग्जॉशन जैसे हीट स्ट्रोक है ना, हाइपरथर्मिया, ये सारे केसेस में भी फीवर आएगा। नेक्स्ट हम फीवर को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक लोकलाइजिंग फीचर्स आ रहे हैं और दूसरा जिसमें नो लोकलाइजिंग फीचर्स है, ठीक है। लोकलाइजिंग फीचर्स यानी जैसे उसे सोर थ्रोट या रैशेस, तो ये हम लोकलाइजिंग फीचर्स में पढ़ते हैं। तो इनमें क्या क्या आएगा कि फीवर के साथ अगर उसको सोर थ्रोट हो रहा है तो हम क्या सोचेंगे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो कि बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। सेकेंड, फीवर के साथ उसको बर्निंग मिक्चुरेशन है, तो यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। थर्ड इज फीवर के साथ उसको कफ है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे आ रहा है, तो हम चेस्ट एक्सरे में हमें एबनॉर्मलिटी जैसे कि कंसोलिडेशन या पैच मिल रहा है एक्सरे में, तो वी कैन थिंक ऑफ निमोनिया। फीवर के साथ अगर पस्ट्यूल्स है देन वी कैन थिंक ऑफ पायरोडर्मा। फीवर के साथ उसे हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग है, नेक रिजिडिटी या नेक स्टिफनेस है, तो हम मेनिंजाइटिस के बारे में सोचेंगे। फीवर के साथ उसको बॉडी में रैशेस आ रहे हैं, तो ये वायरल इन्फेक्शन डिनोट करते हैं। फीवर के साथ पेन है एब्डोमेन में, नोशिया है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, तो गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकती है। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि डेवलपिंग कंट्रीज में जब भी फीवर ज़्यादा टाइम के लिए हो तो हमेशा हमें डिफरेंशियल्स में ट्यूबरक्लोसिस सोचना चाहिए, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि कहीं भी हो सकता है, ब्रेन में, लंग्स में, है ना, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस हम जिसे बोलते हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो वी शुड ऑलवेज थिंक इन आवर माइंड अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। गॉट इट। सेकेंड कि हमें अगर फीवर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पेशेंट को आ रहा है तो हम उसकी एंटीपायरेटिक्स को थोड़े टाइम के लिए रोक देंगे, तो ये हमें 2 प्रकार से मदद करेंगी। पहली कि हम इवेल्युएट कर पाएंगे इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंड सेकेंड इज कि कोई कोई डिजीजेस की, सर्टेन डिजीजेस की डायग्नोस्टिक पैटर्न होता है, तो वो हम पता नहीं लगा पाते क्योंकि उसका वो एंटीपायरेटिक्स ले रहा है तो हमें जो सिम्टम है वो दिख ही नहीं रहा है उसका, तो हम क्या करेंगे, उसके एंटीपायरेटिक्स जब बंद कर देंगे तो हम जो डायग्नोस्टिक पैटर्न है उसे कैच कर पाएंगे और सर्टेन जो डिजीजेस रहेगी उसको पकड़ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे पैटर्न, जैसे कि पहला नंबर रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, जैसे कि सर्टेन कंडीशंस लाइक टाइफॉइड, ब्रूसिलियोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस एंड ड्रग इंड्यूस्ड फीवर, राइट। नाउ सेकेंड इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की खासियत यह है या कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसका जो पीक आता है फीवर का वो हर थर्ड डे पर आता है, थर्ड डे पर पीक आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। सिमिलरली प्लाज्मोडियम मलेरी का जो पीक रहता है वो फोर्थ डे पर आता है। जो बोरेलिया का इन्फेक्शन है उसमें रिलैप्सिंग फीवर मिलता है,
हॉजकिन लिम्फोमा में एक कैरेक्टरिस्टिक फीवर मिलता है जिसे हम पील एब्स्टिन फीवर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को 3 से 4 दिन की फेब्राइल इलनेस रहती है, यानी 3 से 4 दिन उसे फीवर आएगा, फिर 3 से 4 दिन उसे कोई फीवर नहीं रहेगा, फिर 3 to 4 डेज उसे फीवर रहेगा। तो ये जो पैटर्न मिलता है हॉजकिन्स लिम्फोमा में फीवर का, उसे हम कहते हैं पेल एब्स्टिन फीवर। सेकंड इज साइक्लिक न्यूट्रोपेनिया, जिसमें फीवर आएगा 21 डेज पे, क्योंकि साइक्लिक है। न्यूट्रोपेनिया यानी न्यूट्रोफिल्स कम हो रही है तो न्यूट्रोपेनिया भी रहेगा। फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर, जिसमें कोई पीरियोडिसिटी नहीं रहती है। इन्वेस्टिगेशन की, तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे हम? सीबीसी करवाते हैं, साथ में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करवाएंगे। डीएलसी में हमें बैंड, टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स और डोले बॉडीज मिलेंगे, तो ये सजेस्टिव रहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। ल्यूकोपीनिया यानी ल्यूकोसाइट्स कम हो रहे हैं, तो ये हमें सर्टन वायरल इलनेस में मिलते हैं और टाइफाइड में भी मिलेगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी थ्रोम्बोसाइट्स कम हो रहे हैं, तो ये जनरली हमें वायरल इलनेस से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल डेंगू। इसके अलावा दूसरे इन्वेस्टिगेशन में हम करवाते हैं ईएसआर। जब ईएसआर बढ़ा हुआ मिलता है, दैट इज सजेस्टिव ऑफ इन्फेक्शन इन द बॉडी। एंड देयर आर सम गाइडेड इन्वेस्टिगेशन दैट वी डू। तो सबसे पहले ब्लड का कल्चर और सेंसिटिविटी करवाते हैं टू फाइंड आउट कि कौन से बैक्टीरिया का या इन्फेक्शन है। सेकेंड, मलेरियल एंटीजन कराते हैं, बिकॉज मलेरिया ऑल्सो कॉजेज इंटरमिटेंट फीवर। तो इसमें हम थिक और 3 स्मेयर बनाते हैं और वो डिटेक्ट करते हैं। थर्ड इज योर विडाल टेस्ट, जो कि हम टाइफाइड के लिए कराते हैं, और अभी जो अपडेटेड आया है जिसे हम टाइफी डॉट कहते हैं। फोर्थ इज यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी, जो कि हम करवाएंगे अगर यूटीआई के केसेस है, जैसे अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें हमें पस सेल्स डिटेक्ट होगी, राइट। नेक्स्ट, गाइडेड इन्वेस्टिगेशन में हम डेंगू जो वायरल इलनेस है, जो कि काफ़ी कॉमन है, उसमें हम NS1 और IgM एंटीबॉडी करवाते हैं। एंड देयर आर ऑल्सो अदर इन्वेस्टिगेशन एज पर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दैट वी डू। फॉर एग्जाम्पल चेस्ट एक्सरे, जिसका हमने बात किया था, जैसे कि निमोनिया में आपको एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे मिलता है, इसमें आपको कंसोलिडेशन और पैच मिलेगा। सेकेंड, स्पूटम स्टडीज करेंगे। CRP, that is C-reactive protein, that is suggestive of infection in the body. Viral illnesses में CRP बढ़ा हुआ मिलता है, फॉर एग्जाम्पल SARS या कोविड। और अगर ऑटो इम्यून है तो ऑटो इम्यून वर्कअप हमको करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है एंड डिपेंड अपॉन दी कॉज। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कोल्ड स्पॉन्जिंग और एंटीबायोटिक्स हमें कब कब देनी है। कोल्ड स्पॉन्जिंग फीवर के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, तो कैसे? टैप वाटर और रेफ्रिजरेटेड वाटर दोनों को मिक्स करके करना होता है, आइसी कोल्ड वाटर यूज़ नहीं करना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पाम्स पर या हेड पर या सोल्स पर ही कर रहे हैं, आपको पूरी एंटायर बॉडी पे करना है। स्पॉन्जिंग 15 से 20 मिनट्स की रहती है, और बाथिंग जो करना है उन्हें रूम टेम्परेचर पे करना है। सेकेंड, एंटीबायोटिक्स, दिस आर द मेडिकेशन टू रिड्यूस फीवर। तो इसमें हम देते हैं एसिटामिनोफेन या पैरासीटामोल। तो इसका डोज 500, 600 और 750 mg रहता है, और मैक्सिमम 4000 mg तक जा सकता है। एनसेड्स आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि ये GI ब्लीडिंग करवा सकते हैं। चिल्ड्रंस में हम जनरली पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन करते हैं। So this is all about approach to fever. I hope you understood the topic. Do like, share, subscribe. Thank you.